साहित्य सृजन के लिए साहित्यकार की भूमिका अति आवश्यक होती है और साहित्यकार की भूमिका से साहित्य की दुनिया और समृद्ध बन जाती है। साहित्यकार अपनी सृजन शक्ति द्वारा साहित्य की दुनिया को और विस्तृत बनाती है। प्यारे दर्शकगण, साहित्य के इस कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, हिंदी साहित्य मॉरिशस का। आज हमारा सौभाग्य है क्योंकि आज हम आए हैं नदिया गरमपार गांव में, अर्थात रिविया-जु-रॉम्पॉ गांव में, और मॉरिशस के एक ऐसे सुप्रसिद्ध साहित्यकार से हमारी भेंट होगी जिनकी रचनाएं न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। आज हम आए हैं डॉक्टर इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ जी के आंगन। इंद्रदेव जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है, भगवान की कृपा है और आप लोग की खुशी है कि आप लोग आए हैं मेरे द्वार पर। और सभी हिंदी प्रेमी बहुत ही खुश हो रहे हैं क्योंकि इस उम्र में भी अभी तक आप लिखते हैं। ये तो भगवान की कृपा है। मैं बोल दूँ, मेरी 86 ईयर्स हो गए हैं लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ। मेरी बहुत सी पुस्तकें छुपी है, 19 पुस्तकें मेरी छुपी है जिनमें 5 महाग्रंथ हैं। ये जो है मेरा सौभाग्य कि अभी मैं लिख रहा हूँ और संपादन भी कर रहा हूँ। ये लेखक संघ की ओर से मुझे जो कुछ मिला है, तो ये मेरे मित्र थे। जैसे मैं बता देना चाहूँगा कि डॉक्टर मुनीश्वरलाल चिंतामणि, धर्मेंद्र घुरा और खुद मैं हूँ। हम 3 लोगों ने मिल करके लेखक संघ को चलाया और यहाँ तक कि बहुत से साहित्यिक सृजन किया है। ऐसा साहित्यिक सृजन शायद अन्य संस्था ने नहीं की है। गुरुजी जरूर हिंदी लेखक संघ के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए आपकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। आपकी मुख्य विधा कौन सी है? कविता, कहानी या फिर उपन्यास? ये कहना मैंने ये बात मुझसे और लोगों ने पूछा था कि आप कवि अधिक हैं या कहानीकार अधिक हैं, गद्यकार अधिक हैं या पद्यकार। तो मैंने कहा मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। तो और लोगों ने मुझे कहा कि मैं कविता में बहुत भारी अधिक सशक्त रचनाएँ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सी कविताओं की पुस्तक छपी हैं। और उसमें तो अचरज की बात होगी कि मेरी ऐसी पुस्तक छपी है कविता की 244 ऐसे जो है वो कविताएं मेरी छपी हैं। वो प्रतिध्वनियाँ शीर्षक से वो कविता संग्रह है। ये प्रतिध्वनियाँ जो कविताएं हैं, उसमें बहुत सी कविताएं हैं और मेरी कविता एक राष्ट्रीयता अधिक उसमें है। मेरी कविताओं में राष्ट्र भावना जो है अधिक पाई जाती है। तो मेरी बहुत सी कविताएं हैं और आप देखेंगे उसमें मैंने मॉरिशस के बारे में तो लिखा है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे हमारे देश में कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हैं, जैसे ये प्रोफेसर विश्वविद्यालय जी हुए हैं और ऐसे बखोरी जी हुए हैं, अन्य लोग जो हुए हैं, तो उन लोग पर कम लिखा गया है। तो मैंने उस पुस्तक में मैंने उन लोगों के बारे में कविता लिख दी है। तो इस प्रकार से ये हो जाता है कि साहित्य में जो सृजनात्मक कार्य हो रहा है उसको आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग रहा है। इंद्रदेव जी, आपके जीवन काल के बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा कहाँ हुई, वगैरह वगैरह। ये जब जन्म की बात आ जाती तो मैं रिविया-जु-रॉम्पॉ ही में, नदिया गरमपार लोग भोजपुरी बोलते थे, तो यहीं पर मेरा जन्म हुआ था। मैं अपने माता पिता का अकेला पुत्र था, एकलौता पुत्र। इसी आंगन में आपका जन्म हुआ? तो यहीं पर पहले घर ऐसा नहीं था, ऐसे भवन नहीं था, पहले तो कुटिया थी। तो कुटिया में हम लोग रहते थे। आगे चल करके मैंने सपना में सोचा कि मैं एक घर बनाऊंगा, तो आज ये मंजिला घर बना दिया और यहीं पर मेरा जन्म हुआ। यहाँ पर यहीं से मैं पढ़ने गया स्कूल में, यहीं से मैं पढ़ता था। वो सड़क वहाँ पर है राजमार्ग में, से वहाँ पढ़ता था। और लेकिन उस समय में हिंदी की पढ़ाई नहीं होती थी। मैंने पिताजी से थोड़ा हिंदी पढ़ी थी और एक गुरुओं से। तो मैं गया था एक गुरुजी के पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों नहीं थोड़ा परीक्षा में भाग लेते हो। तो मैंने उसे विद्या विनोद परीक्षा में भाग लिया, मॉरिशस में 2य स्थान पर। तो फिर इच्छा बढ़ी, मैं हिंदी प्रधान सभा पढ़ने जाने लगा। वहाँ पर परिचय में मैं मॉरिशस में प्रथम आया और प्रथम आदि के इस प्रकार से 1961 में जो है ये बात हिंदी लेखक संघ की स्थापना हुई थी। 9 दिसंबर 1961 में
लेखक संघ की स्थापना हुई थी और संस्थापक थे डॉक्टर मुरेश्वर चिंतामणि, घूरा और मैं उस समय में मंत्री बाद में मंत्री बना। तो इन लोगों के साथ जो है मैं लेकर के चलता रहा और साहित्य सीजन में मैं बिल्कुल समर्पित हो गया। यहाँ तक कि मैंने भारत से प्रशिक्षण कोर्स प्राप्त किया, वहाँ से मैं साहित्य अलंकार की उपाधि प्राप्त की लेखन में और मेरी पुस्तक लिखना आरंभ कर दिया। तो लेखक संघ की ओर से बहुत सी पुस्तकें 15 पुस्तकें लेखक संघ की छपी, उसका मैंने संपादन किया 14 को। खुद मेरी 19 पुस्तकें छपी है जिसमें महाग्रंथ है, आप देख कर सर्च करेंगे। आर्य समाज हिंदी विश्व भर में, दुनिया भर के जो है समाज है, ये देखिए हिंदी वर्ल्ड ओवर, ये जो है हिंदी विश्व भर में, दुनिया भर के जो देश हैं सभी देशों के ये इसमें है हिंदी कहाँ पढ़ाई होती है। फिर मैंने ये पुस्तक लिखी मौसम में हमारे पूर्वज सांस्कृतिक विरासत, ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। हमारे पूर्वज कैसे आए, किस प्रकार से कठिनाइयाँ सही और उनके बाद में किस प्रकार से आज हमारा विकास उन्मुख हुआ हमारा देश, और तो इन लोगों का कितना योगदान रहा है, ये सारी बातें आती हैं। और दूसरी बात यह है अंत में, ये जो है मेरी एक आत्मकथा छपी है। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरी आत्मकथा की पुस्तक छपे और ये भगवान की कृपा रही है कि मेरी आत्मकथा की पुस्तक छपी है। और ये मोटी पुस्तक है, ऑटोग्राफी ऑफ डॉक्टर इंद्रदेव भोला इंद्रनाथ, आत्मकथा डॉक्टर इंद्रदेव भोला की। ये जो है ये बहुत बड़ी उपयोगी पुस्तक है और पहली बार ये आत्मकथा पुस्तक लिखी गई है। विवरणात्मक तो पुस्तक लिखी गई विवरणात्मक, लेकिन ये आत्मकथा जो है वास्तव में ऐसी पुस्तक नहीं लिखी, इतनी मोटी पुस्तक छप कर आई है। तो इंद्रदेव जी, यहाँ पे एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा। हिंदी के साथ आपका संबंध बचपन से है, तो कब से आपने लिखना आरंभ किया? देखिए पहले बचपन से मैं कह दूं, मेरे पिताजी वो हिंदी प्रेमी थे, वो थोड़ा हिंदी पढ़ना आ जाता था। वो एक ज्योतिषी भी थे उस समय पे, ज्योतिष भी देख लेते थे, तो उनसे मैंने थोड़ा हिंदी सीखी, फिर गुरुओं से सीखी और इस प्रकार से मैं अब अध्यापक बना। लेकिन लेखन जो है ये प्रवृत्ति कब आई, तो ये है कि बचपन, मुझे पता नहीं ये शायद स्वाभाविक थी क्या, ये जो मैंने लिखना आरंभ कर दिया। तो मैं पहले मैं कहानी सुना करता था बड़ों से, तो मेरे जान में आ जाता था, अरे ये कैसी कहानी, तो मेरे दिमाग में था मैं भी कहानी लिखूंगा, लेकिन लिख नहीं पाता था, भाषा नहीं आती थी। तो फिर से जब मुझे भाषा आने लगी तो मैंने लिखना आरंभ कर दिया, पहले अखबारों में, उसके बाद में पुस्तकें लिखने लगी, बहुत सी कहानियाँ लिखी। मेरी ये लघु कथाएँ छपी हैं, मैं बहुत सी लघु कथाएँ हैं, 200-300 से लघु कथाएँ छपी है पुस्तक में। और उसके बाद में कहानी संग्रह भी छपा, अभी कहानी संग्रह भी छपा, उसमें कहानी मेरी कहानियाँ आई हैं कई। आपका कोई आदर्श साहित्यकार है? हाँ, पहले तो ये है, मैंने कहूँगा ब्रजेंद्र कुमार भगत कवि के रूप में। फिर इधर आया तो मुझे ये डॉक्टर मुरेश्वर चिंतामणि जी, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने मुझे, उनके साथ में मैं रहा, वो मंत्री थे एक समय में लेखक संघ के, बाद में मैं मंत्री बना, तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी सीखने के लिए। और ऐसे और लेखक लोग हुए हैं जिनसे मैंने सीखा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? और अंतर्राष्ट्रीय पर तो पहले हम मैथिली शरण गुप्त की कविताएं पढ़ा करते थे, प्रसाद के प्रकार पढ़ते थे, पंत की कविताएं पढ़ते थे और महादेवी वर्मा के। तो इस प्रकार से उन लोगों से भी प्रेरणा मिली, उन्हें कविताएं पढ़ करके। लेकिन ये जो है मैथिली शरण गुप्त जी के गुप्त जो है भारत भारती, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली थी। अभी तक उनकी कोई भी रचना, कोई भी कविता आपके दिल में बसी है? हाँ, उनके कविताएं जो है, हाँ उनकी कविताएं जो है बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन सब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कविताएं मुझे बहुत राष्ट्रीय कविताएं हैं उनकी ना। भारत के जो आरंभ में किस प्रकार से भारत में स्थिति, फिर किस प्रकार विकास होकर रचनाएं कैसे सामने आने लगी, और जो कुछ उन्होंने लिखा है वो बहुत प्रभावशाली। हम कौन थे, क्या है, हाँ, क्या हम सब कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, कभी आओ मिलकर विचारें सभी मिलकर कर सभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का
पुण्य लीला स्थल कहां, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहां। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका, जो कि ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदिरे तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। बहुत ही गहरी कविता है। हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, बहुत प्रेरणा मिली। इंद्रदेव जी, आपकी बहुत सारी रचनाएं अभी पाठ्यक्रम में है। जैसे हिंदी प्रचारण सभा द्वारा जो कक्षाएं चलती है, सायंकालिक कक्षाएं चलती है, उनमें उनके पाठ्यक्रम में आपकी पुस्तकें हैं। जैसे प्रवेशिका में बलिदान है, एक कहानी है, परिचय में देशभक्त है और कविताएं हैं। तो बलिदान के बारे में थोड़ा सा बताइए। बलिदान में मैंने ये कहा है कि देखिए, उसमें एक विचार मैंने लिया है कि एक क्रिश्चियन था जो बहुत अत्याचार करता था, लोगों को बहुत सताता था, विशेषकर हिंदुओं को, मध्य भारतीयों को। तो ये हुआ एक बार, वो एक भारतीय महिला जो है वो गई थी नदी किनारे, वो कपड़ा धो रही थी, उसके साथ में लड़का गया था। लेकिन लड़का क्या हुआ, लड़का फिसल गया, गिर गया। तो वहाँ पर माँ पुकारने लगी, मेरा बेटा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो थोड़ी देर में एक आवाज़ आई, क्या बात है, क्यों पुकार रही हो। जब घूम कर देखते हैं तो नहीं, वो तो ऐसी है, ये वो क्रिश्चियन है। तो उसको देख करके अब तो घबरा गई कि मैं नहीं बोलूँगा, नहीं बोलना चाहती थी कि मेरा बेटा, सोचा था कि जान जाएगा कि तो वो तो मार डालेगा उसको। लेकिन अंत में बोलते नहीं, बोलो ना क्या हुआ है। तब वो बोलती है कि मेरा लड़का, तो लड़का जो था वो क्रिश्चियन, वो जा कर के नदी में जा कर के लड़के को निकालता है, निकाल के बाहर निकाल देता है। माँ लोग बच्चे को निकाल, लेकिन क्या होता है, फिसल करके वही गिर कर मर जाता है, वो बलिदान हो जाता है। दूसरे को बचाते अपने बलिदान हो जाता है। कहानी के पीछे उद्देश्य क्या है? हाँ? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि कोई भी हो, ये मतलब नहीं, जाति धर्म नहीं देखना है। जब आवश्यकता पड़े तो जिसकी सहायता करने उसे करनी चाहिए। उसमें यह हुआ कि क्रिश्चियन होते हुए भी, एक पापी होते हुए भी दूसरा, उसमें क्योंकि मन में सभी के बुराइयां नहीं, कभी सच्चाई भी होती है मन में। तो उसका मन में सच्चाई आई और उसका बलिदान हो गया उसका। इंद्रदेव जी, आपकी भाषा शैली के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे छात्र अभी देख रहे हैं हमें और परीक्षा भी देने वाले हैं। तो आपकी हिंदी कैसी है, किस तरह की हिंदी का प्रयोग करते हैं आप? देखिए, ये जो है आज की हिंदी, मैंने पुस्तक लिखी, उसमें व्याकरण संबंधी है और उसमें बहुत सी कहानियाँ हैं। तो बाल स्तर की कहानियाँ हैं, बालों के मनोविज्ञान के रूप से उनके मन में घुस करके किस प्रकार से वो स्तर क्या होता है, उस स्तर पर मैंने कहानियाँ लिखी है। उस स्तर पर उनकी भाषा के लिखी, ताकि बच्चे पढ़ करके भी भाषा समझें और वो जान जाएं कि हाँ, ये इस प्रकार के भाषा में सीखना है। और सीखेंगे भाषा, अगर बच्चों के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। तो इसी पर बच्चों के लिए मैंने सरल भाषा में लिखी है, और बड़ों के लिए जो बाल स्तर के हैं और जो वयस्क स्तर के जो है, उसके लिए तो ऐसी भाषाएं मैंने लिखी है कि लोग कहते हैं कि बहुत मंजी हुई भाषा है और उत्कृष्ट भाषा है। लोग मुझे मानते हैं कि मेरी भाषा जो है बहुत साहित्यिक है। देशभक्त कहानी के बारे में बताइए। देशभक्त, हाँ, देशभक्त में बारे में कहानी ये हो जाता है कि
एक व्यक्ति है वो चुनाव कि जब हो आप जानते हैं मोसस में चुनाव होता है तो लोग चुनते हैं उनको, तो तुमको मैं दूंगा, तुम मेरे पार्टी में आना। तो ये हो जाता है, एक किसी को राजनेता ने वचन दे दिया था कि मैं तुमको अपने पार्टी के ऐसी बनाऊंगा कैंडिडेट, लेकिन समय जब आया तो उसको नहीं दिया, दूसरे किसी ने उसको पैसा दे दिया पार्टी को, बस उसको ले लिया, इसको नहीं लिया गया। तो अब क्या हो जाता है कि इस व्यक्ति को जब वोट देना लेना है तो उसका नाम नहीं आता है। तो अब निराश तो हुआ, लेकिन फिर भी लोगों से कहते हैं कि देखिए अब इस पार्टी को आप सहयोग ना देना, चुनाव हो रहा है। तो बोलता है नहीं, वो जो मेरी पार्टी को मैं था उन लोगों ने देश के लिए बहुत काम किया है और करते रहे हैं, जबकि अन्य लोग जो दल हैं वो लोग देश के लिए काम नहीं करते हैं, वो लोग बाधाएं डालते हैं। तो कितनी प्रकार से लोग कहते हैं कि नहीं तुम हट जाओ, तो कहता है नहीं मैं इस पार्टी से नहीं हटूंगा, भले मुझे टिकट नहीं मिला लेकिन इसके लिए मैं अलग हुआ। अब ये हुआ कि जब अभी आंदोलन चल रहा था, ये भी गया तो लोगों ने उसको मारा, मारा बोला था कि मैंने अन्य लोगों ने उसको कहा था कि देखो मैं तुमको ये एम्बेसडर को जगह दूंगा, ये दूंगा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। लेकिन अंत में ये होता है, ये इसी पार्टी को लड़ते लड़ते वो लोग मार देते हैं, बस वो गुजर जाता है। तो क्या होता है अंत में वो व्यक्ति जो है, जो लोग आते हैं वो आकर के बोलते हैं कि ऐसा भक्त देशभक्त नहीं मिलेगा, वो किसी प्रकार से वो उनको अपमान हुआ। आप अपनी रचना जब करते हैं तो प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा तो ये है, हम लोग बड़े लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, उन लोग से प्रभावित होते हैं, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जो है विचार भी होते हैं ना, हमारे आत्मिक विचार जो उत्पन्न होते हैं तो हम उसका प्रयोग करना चाहते हैं। हमारे अपने भी कुछ है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम नकल करते हैं, हमारे अपनी मौलिकता जो है हमें और मौलिक विचार हम व्यक्त करते हैं। हिंदी लेखक संघ के साथ आप काफी सक्रिय रहे हैं, तो थोड़ा सा हिंदी लेखक संघ के बारे में बताइए। हाँ, जब मैंने कहा था 9 दिसंबर 1961 में स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है धर्म घुरा ने बहुत सहयोग दिया। डॉक्टर मनसुखलाल भारत चले गए थे, पढ़ कर आए तो वो एमजीआई में लग गए, तो उसमें मिला। तो इसके बाद में हमारे मित्र लालवंश राज है, इनको प्रधानत्व में मैं मंत्री बना, और विदंती अयोध्या तिलक जो है वो मंत्री बनी, कल्पना लाल जी है, और ऐसी मुकलाल लोकमान और वेदांगी के है, उन लोगों का सहयोग रहा। विशुदेव मधु वो रहते हैं त्रियोले, उन लोगों का पूरा सहयोग रहा। उनका सहयोग नहीं होता तो लेखक संघ नहीं चलता। और ऐसे और लोग हैं जो हमारे साथ देते आए हैं, हम उन सब के प्रति आभारी हैं। और लेखक संघ जो है 15 पुस्तकें प्रकाशित की। अभी हम लोग एक कहानी संग्रह निकाले, विकसित हिंदी कहानियाँ निकाली हैं, उनमें 25 लोगों की 21 कहानियाँ छपी हैं। और अभी जो है हम लोग एक काव्य संग्रह, मोसेस का बृहद काव्य संकलन छापने जा रहे हैं। हमारे पुराने जो कवि थे उनको लेकर के, और जो नए कवि आ रहे हैं उन लोगों के सभी को मिला करके हम लोग ये पुस्तक प्रकाशित करने जा रहे हैं। आपकी पुस्तक के बारे में बात करेंगे। हिंदी विश्व भर में, हाँ, तो काफी विश्व स्तर पर आपने हिंदी का जो स्तर है वो देखा है। मॉरिशस के बारे में बात करेंगे। पहले जमाने की तुलना में आज की हिंदी साहित्य, क्या उसका स्तर बढ़ रहा है या फिर स्थगित हो गया हाँ, है? देखिए पहले लोग कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, तो शोध कार्य करते थे, पुस्तकें पढ़ते थे, गहराई से पढ़ते थे, और उन लोग में वो विचार बढ़ता गया और उन लोग में प्रौढ़ता आई और बहुत सृजनात्मक जो किया है वो मौलिकता के साथ किया है, अपने विचार के साथ, और बहुत सुंदर रचनाएं की है। लेकिन अभी मैं एक बात कह दूं कि मोसेस में बहुत से ग्रेजुएट से हिंदी के BA MA करके हुए, लेकिन लिखते नहीं हैं। लेखक संघ में हमारे जो सदस्य हैं तो वृद्ध होते जा रहे हैं। मैं ही तो वृद्ध हो चुका हूँ, हमारे दादेव हैं, अब लोग जो हैं
तो हम लोग विरुद्ध होते जा रहे हैं। हम लोग मांग करते हैं बार बार लेखकों से कि आप लोग लेखक संघ में आइए और काम को लेकर के चलिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन एक दो युवा साहित्यकार है, तो उन लोगों की रचना पढ़ने का मौका मिला है? हाँ, मैंने पढ़ा है। जैसे ये कविराज बाबू हैं, अभी उठ रहे हैं। ये लक्ष्मी ऐसे ऐसे और हैं, कई कुछ कुछ ऐसे ऐसे हैं जो लिख रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि अन्य लोग भी लिखें, क्यों नहीं लिखते हैं? तो अगर लिखेंगे तो साहित्य समृद्ध होगा। नहीं तो ये होगा कि जो लेखक संघ की ओर से हुआ, या हिंदी प्राधिकरण से हुआ, या सभा से हुआ, हिंदी संगठन से हुआ, ये MGI से जो हुआ, जो सहयोग मिला, अगर उस सबसे वंचित हो जाएंगे तो आगे चलकर साहित्य हमारा वो कैसे हो जाएगा, प्रगतिशील नहीं होगा। इंद्रदेव जी, आपकी उम्र क्या हो गई होगी? यही तो 86 हो गए हैं। 86 हो गए हैं। अभी तक कलम चलती है? हाँ, चलते, भगवान की कृपा है। मैं लिखा करता हूँ, हिंदी में ही नहीं, अंग्रेजी फ्रेंच में भी लिखता हूँ। हिंदी अंग्रेजी फ्रेंच में मेरे लेख आर्योदय में प्रायः छपते रहते हैं। और भारत की पत्रिकाओं में बहुत से, मैंने कहा कि भारत की, सुनिएगा, भारत, नॉर्वे, अमेरिका, ये इंग्लैंड, ये कनाडा, वहाँ पर 48 हिंदी पत्रिकाओं में रचनाएं छपी है। 48 हिंदी पत्रिकाओं में छपी। कोई नई रचना आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर? हाँ, नहीं, वो तो छप गए हैं, लेकिन ये है कि संकलन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो पत्रिकाओं में छपी रही है। आपके आवाज के बारे में हम जानना अरे चाहेंगे। आवाज़ की बात करेंगे। आवाज़ मुझे जितने मिले हैं, अभी मेरे पास पर बताना चाहूँगा, मुझे इतने आवाज़ मिले हैं कि मैं ही क्या करूँ। बहुत से आवाज़ मुझे मिले हैं, बड़ी बड़ी आवाज़, बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ मुझे मिले हैं। यहाँ हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले हमारे युवा लेखकों को, युवा साहित्यकारों को 2 शब्द आप कहना चाहेंगे? मैं बार बार करता हूँ कि हम चाहते हैं कि आज जो ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, ग्रेजुएट लेकिन क्यों बन रहे हैं, बन गए, तो आप लोग पुस्तकें पढ़ रहे हैं, पढ़े नहीं, आप लोग लिखे भी, लिखते नहीं है। तो मैं बार बार लेखक संघ की ओर से मांग करता हूँ कि कृपया करके आप लोग वो लिखें, ज़रूर लिखें, और ताकि हमारा साहित्य सृजन होता रहे और हमारा साहित्य समृद्ध होगा। और मॉरिशस में नहीं, जानते, भारत में नहीं, अन्य देशों में भी मॉरिशस की बहुत चर्चा है। यहाँ के लेखकों की रचनाओं के लोग वहाँ पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वहाँ पर वो ये शोध कार्य करते हैं, लेखकों के नाम लेते हैं कि इन लोगों ने इतने इतने रचनाएँ की है, और मॉरिशस में सबसे समृद्ध साहित्य का सृजन हुआ है। आपसे ये मैं बांट लेता हूँ कि अभी हाल में ही त्रिनिदाद एंड टोबागो के एक साहित्यकार, हिंदी साहित्यकार से मेरी बात हो रही थी, तो वे लोग हिंदी को लेकर काम कर रहे हैं छोटे स्तर पर। लेकिन जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मॉरिशस में तो हिंदी का जो स्तर है का बहुत आगे है। हाँ, तो काफ़ी प्रशंसा की मॉरिशस के बारे में। हाँ, देखिए, मॉरिशस के साहित्य तो बड़े हैं, और सौभाग्य हमारा ये है कि हमारी जो पुस्तक जो लिखी गई है, मेरी पुस्तक लिखी, मुझे अनेक लोग जो है मेरी पुस्तक पर शोध कार्य करते हैं। आजकल के कितने जो है मेरी देखिए, मैंने एक पुस्तक लिखी है, वो हाइकू, उस पर शोध कार्य हुआ। मेरे ये जो है बाल साहित्य, मैंने बहुत बार साहित्य का बाल साहित्य पर भी मेरे शोध कार्य हुए हैं, मेरी कहानी पर शोध कार्य हुए हैं। तो इस प्रकार से कविताओं पर और शोध कार्य मेरे हो रहे हैं। मेरे ही नहीं, अन्य बड़े बड़े जो लेखक हुए पहले के, उनके रचनाओं पर भी शोध कार्य हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। ये जाने से पहले हम पूछना चाहेंगे हाइकू कविता के बारे में। ये हाइकू क्या है? हाइकू जो है एक जापानी शैली की कविता है। उसमें केवल 5 ही केवल शब्द लेकर के 17 शब्द होते हैं। 5 ऊपर, फिर बीच में 7 और नीचे 5, 17 कविताएं शब्द होते हैं। छोटी सी कविता है लिखने में, लेकिन काफ़ी सोचना पड़ता है। हाइकू कविता लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है?
यह है कि हम अपने विचारों को थोड़े ही शब्दों में गंभीर विचार प्रकट कर देते हैं। जैसे गागर में सागर। हाँ, गागर में सागर। और मेरी पुस्तक में जो कविता छपी है वो देमिल देशा कागनकात कविताएं हैं, हाइकू मैंने लिखे हैं, देमिल देशा कागनकात हाइकू मैंने लिखे हैं, और उसका शीर्षक रहे गागर में सागर। हाइकू का एक उदाहरण आप हमें देंगे? हाइकू कविता। हाइकू कविता देखिए, मैंने पहले कह दिया कि ऊपर में केवल 5 शब्द होते हैं, 5 अक्षर होते हैं, शब्द नहीं, 5 अक्षर होते हैं। फिर बीच में 7 अक्षर होते हैं, फिर नीचे 5 अक्षर, सब 17 होते हैं। तो आप उदाहरण देना चाहते हैं तो मैं आपको ये देना चाहता हूँ कैसे है कविता। ये हाइकू जो है, सभ्य युग में बर्बरता धृष्टता, सभ्य युग में बर्बरता धृष्टता, रोती सभ्यता। सभ्यता रोती है कि क्यों ऐसे युग में आज ऐसी बर्बरता है। झूठ का सिक्का, झूठ का सिक्का सच्चाई की मंदी में, झूठ का सिक्का सच्चाई के मंदी में अस्तित्व फीका, उसका अस्तित्व नहीं है। मतलब है झूठ के जो है वो अस्तित्व के मंदिर में, वो सच्चाई के मंदिर में अस्तित्व नहीं है। मतलब थोड़े शब्दों में, थोड़े अक्षरों में। तो यहाँ पे इंद्रदेव जी, इन सब जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को धन्यवाद। आप लोग आए और कक्षम को सम्मानित दिया, एक लेखक को सम्मानित किया, और साहित्य का सम्मानित के भी धन्यवाद आपको। तो हमारे कार्यक्रम MBC की ओर से नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार।